चलो वापस आते हैं, शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस तक लिखवाया था, है ना। अच्छा, मैंने आज कहा था थ्योरी वाली मेरी जो रजिस्टर है वो लेते हुए आना, जो मैंने लिखवाई थी, लाए हैं वो? तो वो कोई लाएगा तभी तो भेजूंगा। चलो अगली हेडिंग लिखो फिर इसके अंदर। सम इंपॉर्टेंट थ्योरी रिलेटेड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट। सम इंपॉर्टेंट थ्योरी रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसके बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन कौन सा था, ध्यान है? ध्यान दिलाओ, सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन। आज पता नहीं क्यों तबीयत अजीब सी हो रही है बहुत बेटा। मेरी तबीयत से तेरी भी तबीयत खराब हो गई। ब्रैकेट में लिखो सेक्शन 52। हाँ, अब इसमें हमें बताना है, मैं बहुत लंबी लंबी थ्योरी नहीं लिख रहा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू है, ठीक है ना बेटा। यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हाँ बेटा बताओ, ध्यान होगा जरूर, 12th में सबने पढ़ा होगा ये। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पहले रिजर्व कहते थे, अब केवल सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। कहां कहां या किस किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है? क्या बेटा? चलो एक हो गया पर्पस, 5 पर्पस है टोटल। 2 बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, 3 देखो सबसे पहले टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। सेकंड, टू इशू बोनस शेयर। थर्ड, फॉर द पर्पज ऑफ बाईबैक। बेटा मैं अभी तेरे को क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ, बायबैक ऑफ इट्स ऑन इक्विटी शेयर। फॉर द पर्पज ऑफ प्रीमियम ऑन redemption of preference share or debenture। और लास्ट, टू राइट ऑफ लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिबेंचर। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो थ्योरी का इंपॉर्टेंट रह सकता है एमसीक्यू के लिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर।
इसका सेक्शन कौन सा था? सेक्शन दिमाग में नहीं रहते। बताएं। सेक्शन 62। अब ये सेक्शन क्या कहता है? नो कंपनी कैन इशू इट्स शेयर ऑन डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर या ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेज स्कीम। तीसरा, भाई न्यूमेरिकल तो समझा दिया, थ्योरी में तो क्या इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं ऐसा? हाँ जी बेटा, रुक जा, साफ लिख रहा हूं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेज स्कीम। देखो ऐसा होता है बेटा, मैं एक कंपनी हूं, मेरे यहां बहुत तरीके के लोग काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो हायर लेवल एम्प्लॉय होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो लोअर लेवल एम्प्लॉय होंगे। तो जो हायर लेवल पे होते हैं वर्कर, जैसे मैनेजर हो गए, या जैसे तुम्हारे क्या नाम है हो गया डायरेक्टर वगैरह हो गए, तो उनको जो शेयर दिए जा रहे हैं उन्हें नाम दिया जा रहा है स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। और जो नॉर्मल वर्कर हैं, जनरल एम्प्लॉइज हैं, उन्हें हम जो शेयर इशू कर रहे हैं उन्हें स्वेट इक्विटी कह दिया। मतलब दोनों ही केसेस में हम शेयर किसे दे रहे हैं? अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, ठीक है। तो अपने एम्प्लॉइज को कंपनी डिस्काउंट में शेयर दे सकती है, अपने एम्प्लॉय के अलावा कंपनी किसी और को शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती है। राम राम जी। फोर्थ, थर्ड, क्या बेटा? एसी, एक सेकंड, अच्छा याद लाया, मैं करवा दे भैया। हाँ तो फोन पे तो उन्हें कहना है, कहीं गए हैं तो उससे क्या होता है? अभी तू याद रही हो बचपन, शाम को कम से कम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेज, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एचडीएमआई केबल से ही होगी बेटा, वो बिजली वाला ही आके करेगा लगा के। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो जनरली एक तो होता है क्युमुलेटिव वर्सेस नॉन क्युमुलेटिव। क्या समझाना है या मैं समझा चुका हूं? ये क्युमुलेटिव का मतलब मैंने क्या समझाया था? जिनका एरियर ऑफ डिविडेंड कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, तो उन्हें क्या कहते हैं? क्युमुलेटिव। नॉन क्युमुलेटिव का मतलब मैंने क्या समझाया था? जिनका डिविडेंड एरियर अगले साल कैरी नहीं हो सकता, जिनका एरियर डिविडेंड नेक्स्ट ईयर कैरी नहीं होता, उन्हें क्या कह रहे हैं? नॉन क्यूमुलेटिव। उन्हें क्या कह रहे हैं? नॉन क्यूमुलेटिव, सही है। फॉर एग्जाम्पल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख की, तो डिविडेंड कितना बनता है? 1 लाख। अब जो प्रॉफिट है साल का वो 80,000 रुपए है, तो डिविडेंड हमेशा किससे दिया जाता है? प्रॉफिट से।
तो क्या मैं 80,000 से ज्यादा डिविडेंड दे सकता हूं? क्या हो गया? और ये तो साफ दिख रहा है, कर ले एक बार। जिनका एरिया डिविडेंड अगले साल कैरी हो सकता है, अब बताओ मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकता हूं? 80,000। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ही 80,000 है। तो एरियर ऑफ डिविडेंड कितना है? 20,000। तो क्या ये 20,000 अगले साल कैरी हो सकते हैं? अगर हाँ, तो ये कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, और नॉन कम्युलेटिव में तो नहीं हो सकते। सही है। दूसरा, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब ये क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बताएं, किसी को याद है तो? 12th में पढ़ा तो था ये। देव कहां है? हाँ जी, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या है ये बताओ मुझे। नहीं पता? सुनो, वैसे तो प्रेफरेंस शेयर पर क्या मिलता है? फिक्स डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है ना? पर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो हैं जिन्हें अगर प्रॉफिट एक्सेस है तो फिक्स डिविडेंड के ऊपर एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया जा सके। तो इन्हें कह दिया गया है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या? जिन्हें केवल फिक्स परसेंट के बेस पर ही डिविडेंड मिलता है, यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट में कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं है। सही है। कहां पर? अगर प्रॉफिट एक्सेस है तो फिक्स डिविडेंड के ऊपर एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया जा सकता है। बारे वहां पे मैं थ्योरी कोई नहीं लिखनी है, मतलब टिक करना है, इसलिए मैं ऐसी भाषा लिख रहा हूं कि आपको मीनिंगफुल क्लियर हो बेटा। सी, रिडीमेबल या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब ये क्या होते हैं? नाम से बता दो, कुछ बता सकते हो तो। रिडीमेबल कौन से हैं? वो प्रेफरेंस शेयर जिन्हें कंपनी वाउंड अप होने से पहले रिडीम करा जा सके। जबकि इररिडीमेबल क्या है? जो प्रेफरेंस शेयर केवल तभी रिडीम होंगे जब कंपनी वाउंड अप होगी। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडेम्पशन मतलब मैक्सिमम
पीरियड ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितना हो सकता है? वो होता है 20 ईयर। यानी कि कोई भी प्रेफरेंस शेयर अगर आपको रिडीम करना है तो अपनी इशू के 20 साल के अंदर अंदर वो रिडीम होगा, उसके बाद वो रिडीम नहीं हो सकता है बेटा। सही है, ये क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्कर एमसीक्यू में। बी, लिखो जल्दी। बढ़िया गया। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। या नॉन कन्वर्टेबल, ये तो नाम से पता लग रहा है बहुत आसान है। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करे जा सके, नॉन कन्वर्टेबल क्या है? जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट ना करे जा सके। एक सेकंड बेटा, कितने तरीके के प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, मतलब कितने तरीके के शेयर होते हैं? वैसे दो, इक्विटी और प्रेफरेंस। असली मालिक कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। वोटिंग राइट किसके पास होता है? बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बेसिकली प्रॉपर, हम भी ये कह सकते हैं प्रॉपर होना है। तो जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा जा सके वो कन्वर्टेबल, ना करा जा सके तो नॉन कन्वर्टेबल। ज्यादा डीप में इसमें कुछ है नहीं। हाँ जी, 3 बजे तक, 3 बजे आना। आगे बढ़े। लिख लिया ये बेटा? यार मैं बैच में हूँ मैं। हेलो हेलो, हो गया? अगला नंबर, ये कौन सा पॉइंट था हमारा? 3 4। हाँ, मैक्सिमम 4th। हाँ भाई, हाँ पता नहीं बेटा, एक बार अभी आ जाएंगे, अभी यही पूछ लेंगे ना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, गोपाल जाओ यहां से बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं अभी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या था बेटा, बताओ जरा। याद होगा बेटा ये तो सबको। अब एक बात सुनो, मैं एक कंपनी हूं, मैं लोगों को शेयर इशू करता हूं, तो मेरे मिनिमम कितने परसेंट शेयर पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किए जाने जरूरी हैं? अगर इससे कम शेयर पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किए जाते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है? उनका पैसा रिफंड करना पड़ता है विदिन 30 डेज। ऐसे ही था ना? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि मिनिमम कितने शेयर पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किए जाने जरूरी है।
तो यहां पर सीधा आंसर 90% नहीं होता है। आंसर कैसे होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक्सप्लेन्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर सेबी, SEBI नाम पढ़ा होगा अभी रिसेंटली, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज 90% ऑफ इशूड कैपिटल। इनमें से जो भी लोअर वैल्यू है वो हमारा बनेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मतलब समझो, हमारा आर्टिकल कहता है कि मिनिमम 82% शेयर शुड बी सब्सक्राइब। मिनिमम कह रहा हूं, सॉरी बेटा गलत लिख दिया मैंने, इसमें हायर लिखना है मुझे, सॉरी हायर लिखना है, हायर। अब मेरा आर्टिकल कहता है कि मिनिमम 82% शुड बी सब्सक्राइब और सेबी क्या कहता है? मिनिमम 90% शेयर शुड बी सब्सक्राइब। तो इन दोनों में से हायर क्या है? तो 90% शेयर शुड बी सब्सक्राइब। मेरा आर्टिकल कहता है 95% शेयर शुड बी सब्सक्राइब, जबकि सेबी क्या कहती है? तो विच एवर इज हायर, तो 95% शेयर शुड बी सब्सक्राइब बाय पब्लिक, ठीक है, अदरवाइज देयर एप्लीकेशन मनी विल बी रिफंडेड इन 30 days। सही है। फिफ्थ, मिनिमम रेट ऑफ एप्लीकेशन। ध्यान है कुछ? मिनिमम रेट ऑफ एप्लीकेशन क्या था? ये भी दो तरीके से थे। एक तरफ ये था एज पर कंपनी एक्ट 2013 और ये दूसरी तरफ था एज पर सेबी। ध्यान है कुछ तो याद दिलाओ मुझे। एज पर कंपनी एक्ट 2013 ये था 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर और एज पर सेबी था ये 25% ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। क्या फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस सेम होते हैं? नहीं, ठीक है। अच्छा, फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस में किसका डिफरेंस होता है? डिस्काउंट पे शेयर इश्यू हो सकते हैं जर्नल केस में, हाँ या ना? सिंगल शब्द में आंसर नहीं। तो फिर किस पे हो सकते हैं? केवल प्रीमियम पे कैपिंग क्या है? मैक्सिमम प्रीमियम कितना हो सकता है? कोई कैपिंग नहीं है। 10 रुपए का शेयर 10 लाख रुपए का भी हो सकता है। सही है। तो प्रीमियम पे कोई कैपिंग नहीं होती है बेटा। यहां तक कोई डाउट है? पूछना है किसी को कुछ? लिखो ये वाले पॉइंट्स। अच्छा, फॉरफिट से रिलेटेड थ्योरी में ना फॉरफिट के साथ ही करा दी थी भारत में। आइडिया नहीं है भैया मुझे। हाँ, अब तो बहुत गिर गया वो। अगर स्प्लिट नहीं होते तो विप्रो के शेयर भी इतने के ही होते। डिफरेंस क्या है? सुनो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज करेक्टर चार्टर ऑफ कंपनी। ये आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन देता है कि कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का क्या काम है, कंपनी कहां कहां काम कर सकती है, कंपनी क्या काम कर सकती है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होगी और कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड है। तो ये इंफॉर्मेशन किसके लिए है? इनसाइडर या आउटसाइडर? तो दिस वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज जस्ट लाइक पार्टनरशिप डीड। क्या डीड बनाना जरूरी था? नहीं। तो ऐसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी नहीं होता। अगर कंपनी चाहे तो अपना आर्टिकल बना सकती है, नहीं तो वो टेबल एफ फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है? टेबल एफ फॉलो करती है। सही है। अब
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक तरीके से वो टर्म्स एंड कंडीशंस या रूल या पावर ड्यूटी ये सब मेंशन होती है जो एक कंपनी के एम्प्लॉइज या डायरेक्टर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर की पावर लिखी है कि वो कितना उधार लेने की क्षमता रखते हैं, कितना नहीं ले सकते हैं। तो ये सब किसमें लिखा होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हाँ, इसके अलावा 6 आने के चांस तो मुझे बहुत कम लग रहे हैं, पर मैं फिर भी लिखवा देता हूं भाई। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी अकाउंट का पार्ट तो है ही। किसे कहते हैं? एनी एसोसिएशन ऑफ बॉडी और ग्रुप ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। मतलब कोई भी ऐसी बॉडी कॉरपोरेशन जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के अंदर हुआ होगा, ऐसी हर बॉडी कॉरपोरेशन को हम कंपनी कहते हैं। अब चाहे उसके नाम के आगे कंपनी लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक है ना? क्या कहते हैं उसे? कंपनी कहते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं बहुत हार्डकोर थ्योरी के रूप में क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे वहां पर जाकर सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है बेटा। तो मैं उस वे में लिख रहा हूं कि सीधा की लाइन देखो और आप आंसर टिक कर सको, है ना? जब मैंने 12th में लिखवाता था तो वो उसका तरीका थोड़ा अलग हो जाता था, ये अलग है तरीका। इको में भी तरीका पूरा अलग रहेगा। ए, सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या मतलब था इसका? तो ये तो हर बिजनेस में होता है, शायद नहीं होता। तो अकाउंट की पहली क्लास में मैंने क्या समझाया था? देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट लीगल एंटिटी और एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक नहीं है। ये जो सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट था, ये अकाउंटेंसी का था। अकाउंटेंसी में हर बिजनेस सेपरेट बिजनेस एंटिटी रखता है। यानी कि जब अकाउंट बनाएंगे तो मालिक को अलग मानना है और दुकान को अलग। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी जो कॉन्सेप्ट है, ये लीगल कॉन्सेप्ट है, लॉ का कॉन्सेप्ट है। और हर बिजनेस की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। हर बिजनेस की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ठीक है? अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप सेपरेट बिजनेस एंटिटी है बट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है बट सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। एक मिनट बोलिए, सही है? जैसे कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी भी है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी भी है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हुआ कानून की निगाह में, कानून कह दूं या कोर्ट कह दूं, कोर्ट की निगाह में बिजनेस और ऑनर दोनों
सेपरेट पर्सन है, ठीक है। बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट पर्सन है। और रही बात सेपरेट बिजनेस एंटिटी, ये अकाउंट के हिसाब से इसमें तो मैं बता ही चुका हूं कि इसमें तो हमेशा मालिक और दुकान को क्या मानते हैं हम, अलग मानते हैं, है ना। पर सेपरेट लीगल एंटिटी हर बिजनेस के लिए नहीं है, ये केवल किसके लिए है, कंपनी। अब एक बात ध्यान से सुनो, नॉर्मली एक दुकान है, उसका मालिक कोई फ्रॉड कर दे दुकान, तो जेल कौन जाता है, मालिक। पर कंपनी में अगर कल कोई फ्रॉड होता है तो मालिक जेल नहीं जाता है, डायरेक्टर जेल जाते हैं, क्योंकि मालिक ने तो केवल शेयर खरीदे थे बेटा, वो उसे रूटीन बेस पे ऑपरेट कर ही नहीं रहा है। भाई डे टू डे एक्टिविटी वहां पे कौन परफॉर्म कर रहा है, डायरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। कोई डाउट है इसमें? हेलो, एक मिनट रुकना बेटा। हेलो, वॉइस तो आ रही है, चलो कोई डाउट है इसमें तो बताओ मुझे। तो ये आज मेरी तरफ से शेयर के नोट्स पूरे खत्म, केवल अब मुझे प्रैक्टिस करानी है एक क्लास में। हाँ, नहीं अभी तो चल रहा है बैच, मैं कह रहा हूं आज के दिन में खत्म, अभी नहीं खत्म हो गया है। अभी तो मैंने पूरी कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं लिखी। हाँ दे रहा हूं, आजकल में लग जाएगा बेटा, आप तो क्या बेटा पैसे ये दोनों मार्च में छुट्टी का मार्च से निकल नहीं रहा था, नहीं कोई बता रहा छुट्टी का वाला और तीन होती है सतमी को करती हूं। हां भाई लंबे कुछ कैसे आना नहीं, वो भी नहीं आएगा कि एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया और शायद छोटे क्वेश्चन, वो भी नहीं आएगा, नहीं आएगा डायरेक्ट कोई एक या दो मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट डाले शेयर करो बस, इसको पर नहीं आना। तो मतलब फिर एक बड़े क्वेश्चन में ही देंगे तो बाकी शेयर से क्या पूछेंगे, क्यों भी नहीं। अरे क्या हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा लिंक? एक मिनट रुकना बेटा जरा। ठीक है जी। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बी। अच्छा देखो, एक बात मैं आपको एक याद दिलाता हूं, मैं कहीं और भी बताना भूल जाऊं। जब जब बिजनेस की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो ऑलवेज रिमेंबर, जो ऑनर होते हैं ना, ऑनर, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है उनकी, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अप टू हाँ वैल्यू ऑफ शेयर। अब जैसे सपोज करो मैं एक कंपनी में शेयर खरीदता हूं 10 वाला, मैं 8 रुपए दे चुका हूं ऑलरेडी कंपनी को, तो अनपेड कितने रुपए हैं, 2 रुपए। अगर कल कंपनी बर्बाद हो जाए, नुकसान में चली जाए, बैकअप की नौबत आ जाए, पैसे ना बचे पे करने के लिए, तो कोर्ट कानून मैक्सिमम मुझसे कितने रुपए डिमांड कर सकता है, बचे हुए 2 रुपए, पूरे अमाउंट नहीं। लेकिन अगर मेरी सेपरेट बिजनेस एंटिटी है बट लीगल एंटिटी नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप बिजनेस। तो ऐसे में बेटा मुझे मेरा घर भी बेचना पड़ेगा, तो बिजनेस का उधार चुकाने के लिए वो भी करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी रखेगा उसकी लायबिलिटी भी हमेशा क्या होगी, लिमिटेड। तो ये देखो कंपनी के तो हाथ में है कि आपको लायबिलिटी लिमिटेड रखनी है अनलिमिटेड। जब मेमोरेंडम बनता है तो वहां पे मेंशन होती है, हाँ, लेकिन सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती है। उसमें तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। भाई मैं, तू और भव्या 3 दोस्त हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस किया। अब भैया मैं 5-7 लाख की संपत्ति कमा लूंगा, तो 50-60 लाख, भव्या 5-6 करोड़। बिजनेस में नुकसान हो गया, 1.5 करोड़ की कमी पड़ रही है, तो भैया हम तीनों की प्रॉपर्टी भी बिकेगी उसके लिए, पर बिजनेस की पेमेंट दी जाएगी। अब मेरे पे कम है तो कम बिकेगी, भव्या पे ज्यादा है तो उसकी ज्यादा। नहीं, बिजनेस में लिमिटेड अनलिमिटेड कुछ भी हो सकती है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है उसकी हमेशा लिमिटेड हो। तो यही सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। पर मैं अभी इसे दोबारा बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सी तीसरा, परपेचुअल सक्सेशन। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? हाँ जी, कानून की निगाह में मैं और मेरी वाइफ एक है, अलग है, दोनों का आधार अलग अलग पैन कार्ड है, दोनों का अलग अलग आधार कार्ड है। अगर भगवान ना करे हमने से कल एक नहीं रहता तो दूसरा भी चला जाएगा या दूसरा जिंदा रहेगा? अब कंपनी, कानून की निगाह में कंपनी और उसके ऑनर की वो क्या है, अलग अलग है। तो अगर कल कोई ऑनर मरता है तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? कंपनी तब भी सिर्फ उसका जिंदा रहेगा, क्योंकि कंपनी अलग है, मालिक अलग है। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा जी अब नहीं है तो क्या टाटा ग्रुप बंद हो गया? धीरू भाई अंबानी जी नहीं है तो क्या रिलायंस ग्रुप बंद हो गया? नहीं, ये है परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है। बी, कुछ काम की बातें बता रहा हूं। कॉमन सील। कॉमन सील मतलब स्टैंप। भाई जर्नली कंपनी के डॉक्यूमेंट पे स्टैंप होता है ना? हाँ जी, क्या ये नेसेसरी है या नॉट नेसेसरी है? ये आज से कुछ साल पहले तक नेसेसरी हुआ करता था, अब ये नॉट नेसेसरी है, क्योंकि कंपनी के डॉक्यूमेंट पे ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर हैं, तो वो भी सफिशिएंट है उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी के लिए। सही है क्या? परपेचुअल सक्सेशन। एक सेकंड, अरे पिछले साल नहीं, इसी साल से ये फाइनल में निकला। हाँ जी, आगे बढ़े। अब ये नेसेसरी नहीं है, पहले कभी नेसेसरी हुआ करती थी कि जो नॉर्मल ऑपरेशन है या डे टू डे एक्टिविटी है, उसे कौन परफॉर्म करता है? डायरेक्टर। कौन परफॉर्म करता है? डायरेक्टर। सही है।
लिख लो भाई, क्या बताए काम आ जाए। मुश्किल लग रहा है वैसे, पर एक आध क्वेश्चन में भी कोई टपक गया तो, है ना। सबसे पहले वही तो करा है मैंने, न्यूमेरिकल फॉर फीचर। अच्छा तो पहले दिन गायब था ना। हाँ, अरे अभी प्रैक्टिस हो जाएगी 100% भाई। परपेचुअल सक्सेशन मतलब मालिक रहे ना रहे, बिजनेस चलता रहेगा, किसी एक जने के जाने से बिजनेस रुक नहीं जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे समझो, कोई मिस्टर एक्स है, किसी कंपनी में शेयर होल्डर है तो मालिक है, शेयर होल्डर है तो मालिक हो गए ना, वो मर गए तो शेयर उनके बेटे के नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करूं अगर मैं टाइप की, टाइप ऑफ कंपनी की, तो इसमें भी मैं मोटे तौर पे डिफरेंस बता रहा हूं जो एमसीक्यू के लिए बन सकता है। एक होती है पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, और एक होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे क्या? देखो, पब्लिक कंपनी की पहचान, इनके साथ लिखा होता है शब्द लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी की पहचान क्या शब्द लिखा होता है? प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा, यहां पर मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? 2। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है जो 50। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? 2। मैक्सिमम 200, शायद 200 ही है, एक बार बेटा नेट पे देखना। अब नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करूं मैं, मिनिमम कितने डायरेक्टर? 2 से काम शुरू हो सकता है, 2 से ही है ना। मैं यहां पर मिनिमम कितने डायरेक्टर से काम शुरू होगा? 3 से। हाँ, एक बार देखते जाओ भाई, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट के टच में नहीं हूं ना, मैं लॉ नहीं पढ़ा था है? नहीं होते हैं भाई, मैं लॉ बिजनेस स्टडी नहीं पढ़ा था, तो मैं इसके टच में हूं नहीं, हो सकता है मेरी जानकारी गड़बड़ हो। मिनिमम 2 ही डायरेक्टर हैं, और पब्लिक में, सॉरी, अबे यार सारा काम उल्टा हो गया बेटा, एक सेकंड, पहले वाले को लिख लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरे को पब्लिक, मैंने सारा उल्टा लिख दिया, पीबीटी लिमिटेड और लिमिटेड। अब ये सब सही चल रहा है ना यार, सब गड़बड़ हो गया पेज, छोड़ो मैं दोबारा ही लिख रहा हूं, तुम्हारी तो कॉपी है, तुम तो कर लोगे, दोबारा लिख रहा हूं बेटा। अब की बार मैं अपनी राइटिंग की साफ लिख लूंगा, मेरे कोई दिख जाए मैंने क्या पहले खोला। और पब्लिक में, पब्लिक में तो मैं वही तो कह रहा था, तू ही कह रहा था, मैंने डायरेक्टर 3 ही बोले थे, प्राइवेट में बोले थे आपने, पब्लिक में बोले थे पहले यार। अब वही तुम मिक्स हो गया ना दोनों का केस। चलो ठीक है ना, अब मैं साफ साफ लिख रहा हूं, पहले लिख रहा हूं मैं पब्लिक और फिर मैं लिख रहा हूं प्राइवेट। अब पब्लिक में पीबीटी नहीं होता, केवल लिमिटेड होता है, प्राइवेट में पीबीटी लिमिटेड होता है। मिनिमम मेंबर कितने होते हैं पब्लिक में? 2। मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड। अब यहां पर भी मैं 2 लिखकर काट रहा हूं, मैं पहले हो गया था मिक्स कंफ्यूज। मिनिमम होते हैं 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड।
प्राइवेट में मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम 200। किसकी बात हो रही है? मेंबर की। फिर बात आती है डायरेक्टर की। पब्लिक में मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 3 और प्राइवेट में मिनिमम डायरेक्टर होते हैं कितने? 2। मैक्सिमम दोनों के केसेस में 15 है, मैक्सिमम डायरेक्टर दोनों के केसेस में कितने हैं? 15 है। पब्लिक कंपनी क्या इशू करती है? ये इशू करती है प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक। क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि भैया आओ हमसे शेयर खरीदो। पर प्राइवेट कंपनी क्योंकि पब्लिक को अपने शेयर इशू नहीं कर सकती, तो ये एक स्टेटमेंट इशू करती है जिसे हम नाम देते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस तो मतलब पब्लिक कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना नेसेसरी है, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना ही नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ मोटे मेन डिफरेंस हैं जिसको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आगे बढ़े। अच्छा, एक शब्द है बुकों में था नहीं, मैं ऐसी बता रहा हूं भैया। वो क्या लिखा है? स्टेटमेंट है लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस, LIEU। लियो, लियो मतलब बदले में। अच्छा, प्रोस्पेक्टस का मतलब मालूम है आपको क्या होता है? नहीं। मैं एक कंपनी हूं, मैं अपने शेयर इशू कर रहा हूं, आप जनरल पब्लिक है, मेरे शेयर खरीदेंगे। आपको पहले तो पता कैसे लगेगा कि मेरे शेयर निकले हैं? चलो पता भी लगेगा तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा? तो प्रोस्पेक्टस को एक हम डॉक्यूमेंट कहते हैं जो इनविटेशन है किसको? पब्लिक को। और पब्लिक को मैं क्या इनवाइट कर रहा हूं कि पब्लिक आए और आकर मुझसे मेरे शेयर की डिमांड करे। ठीक है, एक मजाक वाला एग्जांपल है भाई, शादी ब्याह में लड़के लड़कियां सज धज के क्यों जाते हैं? या किसी फंक्शन में, या क्या कहते हैं वो तुम्हारा फेयरवेल वगैरह, मजाक वाला एग्जांपल है। मैं बताऊं, शायद लड़के ये सोचते हैं अगर मैं स्मार्ट लगा तो शायद कोई लड़की आकर मुझे ऑफर कर दे। इनविटेशन टू ऑफर मतलब मैं डायरेक्ट जाके कुछ नहीं बोल रहा, और मैं कोई ऐसा एक्ट कर रहा हूं जिससे सामने वाला पर्सन इंड्यूस हो और वो आकर मुझे ऑफर। ठीक है, दिस वन इज इनविटेशन टू ऑफर। तो प्रोस्पेक्टस पब्लिक को ऑफर नहीं है, ये पब्लिक को एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट न्यूज कर रहा है, इनवाइट कर रहा है कि पब्लिक आए और आकर खुद मुझसे मेरे शेयर मांगे। पब्लिक आए और आकर खुद मुझसे मेरे शेयर मांगे। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस सजा सजा ही तो है। कभी जब कॉलेज बना हुआ उसकी नीट क्लीन साफ तस्वीरें उसमें होगी। गलती से कॉलेज का कोई एक बच्चा कोई बहुत बड़ी लेवल पे गया होगा तो केवल उसकी फोटो को प्रमोट किया होगा। भाई हम भी यही करेंगे, हम भी तो यही करेंगे ना, तो सभी ये करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा क्या कर रही है कंपनी? अपनी खूबियों से बता रही है। अब हाँ, मैं भूल गया, एक शब्द है बेटा फॉरफीचर ऑफ शेयर, सभी लोग समझते हैं। एक और शब्द है सरेंडर ऑफ शेयर, कोई इसे समझता है क्या? दोनों में डिफरेंस बताओ। दो दोस्त हैं, एक शौर्य और एक सोनाक्षी, दोनों ने मेरे शेयर खरीदे। मैं कौन हूं? या कंपनी। भाई एप्लीकेशन पे पैसा दे दिया, अलॉटमेंट में मांगा, नहीं दे पाए। फर्स्ट कॉल का समय आया, उससे पहले ही शौर्या को समझ में आ गया भाई मेरी बस की नहीं है, मैं शेयर कंपनी के पैसे दे पाऊंगा। तो आया खुद डायरेक्ट मेरे शेयर मुझे वापस लौटा के बोला जी मेरे पे आगे के पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो हो सकता है कि मैं इसे कुछ पैसा रिफंड कर दूं जो मेरे पास इसका पैसा आया हुआ है। ठीक है, पर सोनाक्षी ना पैसे दे रहा ना शेयर देने आया, तो मैंने इसके शेयर जब्त करे, फॉरफिट किए। तो मतलब जितना पैसा मेरे पास आ गया वो मैं जब्त कर गया। इस केस में मैं सोनाक्षी को एक भी रुपया वापस रिफंड या रिटर्न नहीं करूंगा। तो सरेंडर के टाइम में कंपनी में भी कुछ पैसा पब्लिक को क्या करे? वापस लौटा दे।
पर फॉरफीट के केस में कोई भी पैसा वापस नहीं लौटाया जाएगा। सही है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस में बता चुका हूं, डिविडेंड में ऊपर बता चुका हूं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड बात बता चुका हूं, और मुझे कोई एक्स्ट्रा इसमें अब चैप्टर में नहीं कराना। अच्छा, एडवांस रिलेटेड क्वेश्चन में बता चुका हूं, ठीक है। अमाउंट रिसीव वाला क्वेश्चन में बता चुका हूं कि भाई अमाउंट रिसीव पूछ लेता है डायरेक्ट। तो भाई मेरी तरफ से ये शेयर के नोट्स कंप्लीट है। अब मैं अगली क्लास में केवल करवाऊंगा क्या इसमें, हाँ, इस बार के संडे में, हाँ हाँ, अभी अंकुर सर आ रहे हैं, उनसे करवाऊंगा। आता नहीं ना इतना मुझे, अभी नया नया ही तो आना शुरू हुआ हूँ यार इस पे। क्यों नहीं है इको आज? मैंने तो नहीं कहा। अगर ऑल्टरनेट डेज पढ़ाऊंगा तो 2.5 घंटे का एक चीज का बैच रखना पड़ेगा। क्या भाई, पता है बच्चों को थोड़ी देर के बाद आदत हो चुकी है, तुम कॉमर्स वालों को गंदी, बहुत देर तक एक चीज देख नहीं पाते। गलत कह रहा हूं? तो आज यही था इसमें। अब मैं आपको क्या कराऊंगा, इकोनॉमिक शुरू कर रहा हूं, और अगली क्लास में मैं अकाउंट और इको दोनों के क्या कराने हैं, एमसीक्यू, क्योंकि इको में भी आज एक चैप्टर मेरा समाप्त हो जाएगा। हाँ, क्योंकि नोट्स तो उसमें मुझे लंबे चौड़े लिखवाने नहीं, नोट्स तो मैं किस रूप में लिखवाऊंगा भाई, फ्लो चार्ट के रूप में लिखवाऊंगा बस।